आप सभी को नमस्कार। आज इस बुधवार की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और पिछले 4 महीनों से यह बुधवार की ऑनलाइन क्लास आयोजित हो रही है सतत, और इसमें महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा आदरणीय अग्रवाल सर कर रहे हैं और आप सबके लिए निश्चित रूप से यह बुधवार की क्लास उपयोगी साबित हो रही होगी। हम आगे क्लास प्रारंभ करें इसके पूर्व चलते हैं प्रयागराज हेडक्वार्टर, जहां अंशु जी और रीता पांडे जी मौजूद हैं प्रार्थना के लिए। प्रार्थना के तत्पश्चात क्लास आयोजित होगी। पहले हम 3 बार ओम शब्द का पारायण करेंगे। उसके बाद हम अपनी स्पाइन को सीधी करके संस्थान की प्रार्थना को शुरू करेंगे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हम दीन दुखी निबलो विकलो के सेवक बन संताप हरे। जो है बिछुड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तरे जावे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधार से बरसावे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे। बहुत बहुत धन्यवाद रीता और अंशु जी। तो आइए हम आमंत्रित करते हैं एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज के अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी अग्रवाल सर को आज की क्लास के लिए। धन्यवाद प्रोफेसर रणवीर सिंह जी, the host and convener of this Wednesday class। और साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी और रीता पांडे जी। ये प्रार्थना
हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी प्राथमिकता तय करता है कि हम ये अध्ययन क्यों कर रहे हैं और उसके लिए असीमित प्रयास करने की आवश्यकता है। हम शरीर की साधना के लिए जब हम अपने शरीर के रोगों को जानते हैं तो अपने घर परिवार और समाज के लिए और बहुत बड़ी भूमिका एक हीलर के रूप में, एक चिकित्सक के रूप में और निश्चित रूप से एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य। आइए इस प्रार्थना, प्राथमिकता और प्रयास के त्रिस्तंभात्मक कार्यशाला में प्रवेश करने से पहले उस असीम शक्ति के पुंज परमात्मा की शक्ति की प्रार्थना करें। हमारी प्राथमिकता है कि हम किसी भी रूप में किसी की सेवा कर सकें, शरीर के किसी भी अंश को हम फायदा पहुंचा सकें और इसके लिए असीमित प्रयास की आवश्यकता है। 25 वर्षों से अहरनिश हमारे साथी आप सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, इस प्रयास के लिए हमें प्रकृति के शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि मैन मेड तो सब कुछ सीमित है। असीमित है तो परमात्मा की दी हुई शक्ति जो हमारे हाथों और पैर के पंजों में है, ये हमें परमात्मा ने बिल्कुल बिना किसी भेदभाव के दिया है और असीमित शक्ति है इसमें हम अपने को स्वस्थ रखने के लिए और इसकी प्रेरणा और इसकी विवेचना हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय खेमका जी के द्वारा स्थापना के समय दी गई थी और निरंतर अपने साहित्य के माध्यम से उन्होंने इतनी शक्ति के पुंज प्रोटोकॉल्स दिए हैं जिसकी हम चर्चा और उसको अंतर्गर्भ में रख के उसको इंट्रिंसिक फैक्टर के रूप में प्रयोग करके हम सुजोग, रिफ्लेक्सोलॉजी, यौगिक, डॉक्टर वॉल और अंततोगत्वा आयुर्वेद के असीम शक्ति युक्त ज्ञान के अंतर्गत हम इस कार्यशाला में न केवल प्रवेश करते हैं और आपके साथ चिंतन मनन का के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। मित्रों, अनिल जी, निवेदन है कि जो प्रिंसिपल विटामिन्स का पहला पेज जहां ई दिया हुआ था उसमें कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, उसे शेयर कर दीजिए जी। क्योंकि अभी तक हमने विटामिन ए, डी, ई और के बारे में चर्चा की। आपको लग रहा होगा कि इस चर्चा के विषय में इसकी आवश्यकता इतनी क्या है जब मार्केट में ये सारे विटामिन निश्चित रूप से एक निश्चित मूल्य पे अवेलेबल है और इसको हम एज ए सपोर्टिंग मेडिसिन के रूप में लेते ही रहते हैं, खाते रहते हैं। हर बीमारी में हर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, लेकिन आज हम और पिछले विगत कतिपय क्लासेस में आपको इसके महत्व को इसलिए बता रहे हैं। हम बार बार फिर वही बात दोहराएंगे कि हमारे शरीर में 99% एक्टिविटी या तो हमारे शरीर के अंदर भोजन से प्राप्त होने वाले कार्बोहाइड्रेट्स जैसे हम मीठे पदार्थ के से प्राप्त करते हैं 60% लगभग, और 20% प्रोटीन से और 10% फैट से। बाकी मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं और तमाम तरीके के सॉल्ट्स हैं, लेकिन 1% से भी कम कंट्रीब्यूशन है विटामिन का। लेकिन ये 1% जो है पूरे हमारे शरीर की 99% की एनर्जी और एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं।
अगर हम नेचुरल तरीके से इनको पॉइंट के प्रोटोकॉल के माध्यम से अगर हम ट्रीटमेंट देते हैं तो इसका इफेक्ट सिस्टम, न केवल सिस्टम, ऑर्गन, बल्कि ऑर्गन भी नहीं और टिश्यू भी नहीं, सेल और सूक्ष्मतम न्यूक्लियर लेवल पर इसका प्रभाव है, प्रभाव है। तो मित्रों, इस प्रभाव को हम जान लेते हैं विटामिन के माध्यम से, इनके स्टडी के माध्यम से। मैं पुनः एक बार धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं वेस्टर्न साइंटिस्ट को, जिन्होंने इतना व्यापक स्टडी करके हमें बहुत सी बातें बताई और हमने उनको जो है परिवर्तन ऊर्जा के स्रोत में प्रोटोकॉल्स के रूप में, तो ये केवल विटामिन का ट्रीटमेंट नहीं है, ये हमारे बॉडी के प्रति ऑर्गन और सिस्टम और सेल लेवल तक, यानी हम ये कह सकते हैं A to Z की बीमारियों में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो मित्रों, प्रथम प्रश्न पे देखिए सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है यहां, और उससे पहले आप आइए जहां विटामिन ए है। अनिल जी, विटामिन ए वाले से जरा सा ऊपर 1 मिनट के लिए हम दिखाना चाहते हैं, जहां विटामिन ए के ऊपर 2 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। कॉलम नंबर 1 में ये है विटामिन ए, डी, ई और के, ये फैट सॉल्युबल है और इनको एनर्जी के रूप में महसूस करने के लिए, एनर्जी हम इनके प्रभाव को प्राप्त करने के लिए विटामिन ए, डी, ई और के पानी के साथ पीने से, यानी ये क्यों? क्योंकि वाटर सॉल्युबल नहीं है, ये फैट सॉल्युबल है। और हम ये कहते हैं कि फैट क्यों खाएं? फैट खाने से हम परहेज करते हैं, और क्यों? क्योंकि हर चीज में कि ओबेसिटी हो जाएगी, फैट हमें नहीं खाना चाहिए, लेकिन फैट से ऊर्जा मिलती है। मैं ये 3 बातें आपको बताना चाहता हूं कि फैट की त्रिस्कंधात्मक बहुत बड़ी शक्ति है। पहला कि अगर हमारे शरीर में फैट, नेचुरल फैट नहीं है, तो हम विटामिन ए के स्रोत से वंचित हो जाएंगे, डी से वंचित हो जाएंगे, ई से वंचित हो जाएंगे। यानी फैट खाना क्यों जरूरी है? क्योंकि जिस तरीके से लक्ष्मी जी और सरस्वती जी की वाहन चूहा है, उसी प्रकार से फैट जो है विटामिन ए, डी और ई और के की सवारी, यानी ट्रांसपोर्ट करते हैं। पहला काम फैट का ही है। दूसरा काम आप जानते हैं क्या? हमारे शरीर में हीट कितनी जरूरी है, इंसुलेशन किसे कहते हैं? क्योंकि यदि हमारे शरीर में टेम्परेचर, वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि हर चीज को उसकी नॉर्मल कंडीशन बताई है, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट। एबनॉर्मल कम है, लोअर लिमिट से कम है तो एबनॉर्मल है, अपर लिमिट से है तो एबनॉर्मल है। आप जानते हैं कि हमारे शरीर का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 96 से कम है, तो ये नॉर्मल है 98.6, और ये बहुत थोड़ा सा नीचे जाके अगर हम 96 तक भी टॉलरेबल है, और अपर लिमिट यदि 100 तक है तो हमें एक तरीके से नेचुरल तरीके से हम अपने इस टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे बुखार कहते हैं, 98.6 से ऊपर होते ही आदमी पैनिक हो जाता है। इस कोविड के युग में पहले तो लोग बर्दाश्त करते रहते थे, खाना खाते थे, नहाते थे और मैनेज हो जाता था, लेकिन अब इतना पैनिक हो रहे हैं क्योंकि उसका कारण दूसरा है। इसी तरह के बीपी 120, अपर लिमिट 120 और लोअर लिमिट 80। तो मित्रों, किसी का 120 और 80 आज बहुत ही मुश्किल से आपको ये कंडीशन दिखती है। तो मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अपर लिमिट से ऊपर जाने पे हाई बीपी, और लोअर लिमिट से बहुत नीचे जाने पे, यानी 120/80 को यदि 80 से नीचे
और 60 तक जाता है तो इसे लो ब्लड प्रेशर, और 120 की जगह अगर ये 140 है, 150 है, तो इसे हाई बीपी मानते हैं नॉर्मली। और कम उम्र में भी लोगों को मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो कहने का मतलब यह है कि हर चीज की लोअर लिमिट और अपर लिमिट और नॉर्मल कंडीशन क्या है। तो ये वैज्ञानिकों ने सारी चीज हमारी जितने भी पैरामीटर्स हैं, यानी एक हेल्दी पर्सन के लिए क्या क्या आवश्यकता है और क्या उसकी हर चीज की लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है, ये सारी चीजें दी हैं। और जब हम स्वस्थ हैं तो हमें किसी भी चीज की मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं है। नेचुरल तरीके से ये सारी चीजें आप जानते हैं कि फैट, इसका मतलब हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, इंसुलेशन के लिए फैट बहुत जरूरी है। और तीसरा काम है स्टोरेज, क्योंकि हमें इन फैट में घुलने वाले, फैट में सोल्यूबल जितने भी विटामिन ई, डी, ई, के हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि फैट नहीं खाएंगे तो हमें शरीर के विभिन्न भागों को ये विटामिन नहीं मिलेंगे। आप जानते हैं कि इनका कहाँ किस, मैंने पिछली बार में बताया था कि इनका यानी डिफिशियंसी डिजीज और प्रीनेटल डिजीज, आरएनए और डीएनए और बहुत सी तमाम जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन हैं, आंख नाक कान हैं, टिश्यूज हैं, और इन सब को प्रभावित करते हैं, मसल्स को हैं, जॉइंट्स को हैं, और तमाम तरीके के। तो नेचुरल तरीके से जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो उन जॉइंट का भी ट्रीटमेंट हो जाता है, आर्थराइटिस और अन्य चीजों का। इसके लिए देखिए क्या आवश्यकता है, बाइल सॉल्ट की जरूरत है और सम डाइटरी लिपिड्स फॉर एडिक्वेट एब्जॉर्प्शन। ये जो हम विटामिन मेडिसिन के रूप में लेते हैं, जो हमें शरीर में भोजन के रूप में मिलता है, भोजन से मिलता है, जिसको हम एक्सट्रैक्ट करके, और एक चेतना के लिए आवश्यक है और टिश्यू के और हेल्दी रहने के लिए बहुत आवश्यक है। हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कौन से खाए, लेकिन अब सब बीमार हैं, इसलिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर उन्हें विटामिन हर बीमारी में प्रिस्क्राइब करते हैं। तो हमें इसके महत्व को जानना चाहिए। और नेचुरोपैथी का मतलब है कि नेचुरल तरीके से जो हमारे भोजन के अंश हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें कितनी मात्रा में कैसे हैं और उसका क्या क्या रोल है। आप कहेंगे कि इस ज्ञान से क्या होगा? अरे हम समझकर वहां केवल हम सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में लेते हैं, और यहाँ प्रोटोकॉल ट्राइपॉडिक यानी टिश्यू का भी, सेल का भी और विटामिन के माध्यम से ट्रीटमेंट होगा। इस 1% को 99% की एक्टिविटी कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण होगा। तो ये बाइल सॉल्ट जो है भोजन से एक्सट्रैक्ट करने के लिए, आप जानते हैं 3 चीजें हैं, वात, पित्त, कफ। वात का रोल जो है सभी इन ह्यूमर्स का, बायोलॉजिकल फोर्सेस का, नेचुरल फोर्सेस का, जो बॉडी में आयुर्वेद ने बताए हैं, वात, पित्त, कफ। आप इसमें देखेंगे बिल्कुल इसे हम कोरिलेट करेंगे। 3 सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं, जैसा कि अभी हमने बताया कि कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, मेटाबॉलिज्म, फैट, और उसके बाद बाकी जितनी भी चीजें हैं। ये चीजें क्या है कि हमारा लीवर या जोन 2, जिसमें लीवर, किडनी और पैंक्रियाज और स्टमक और स्प्लीन है, ये निश्चित रूप से क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, और उस परिवर्तन के लिए हीट इज रिक्वायर्ड। और ये लीवर के माध्यम से तीनों प्रकार के घटकों का मेटाबॉलिज्म के लिए बाइल सॉल्ट और डाइटरी लिपिड्स की आवश्यकता होती है। इसलिए ये फैट सॉल्युबल है। यदि शरीर के अंदर फैट नहीं, भोजन से नेचुरल फैट नहीं खाई जाएगी, वो भी सैचुरेटेड, पिछली बार मैंने आपको बताया भी था। और अब आइए दूसरा, जब हम फैट सॉल्युबल के बाद शुरू करते हैं, नेक्स्ट यहां पर आज शुरू करना है, उसके ऊपर आप देखेंगे लिखा है वाटर सॉल्युबल। विटामिन B1 से ऊपर देखेंगे आप कि
वाटर सॉल्युबल लिखा हुआ है। और दूसरी बात क्या लिखी हुई है कि बगल में सेकंड कॉलम में डिसॉल्व इन बॉडी फ्लूइड्स मोस्ट नॉट स्टोर्ड इन बॉडी एक्सेस इनटेक एलिमिनेटेड इन यूरिन। अब आप देखिए, फैट से सॉल्युबल जितने भी विटामिन हैं उनका काम है बॉडी में एब्जॉर्ब करना, टिश्यू में, ब्लड के अंदर। दैट शुड बी द मेड द पार्ट ऑफ द ब्लड, जिससे शक्ति मिलती है। और हमें ये तो संभव है कि ओबेसिटी हो जाए, लेकिन उसकी स्टोरेज, क्योंकि फैट के 3 काम हैं, इंसुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द विटामिन वाहन के रूप में, दूसरा हमारे शरीर की ऊष्मा का मेंटेनेंस, और तीसरा स्टोरेज। जैसे हम किसी भी चीज को स्टोर करते हैं, बैंक में जमा करते हैं या घर में रखते हैं कि इमरजेंसी में वो काम आ सके। तो जब हमें किसी प्रकार के गंभीर रोग होते हैं या कोमा हो जाते हैं, फेंटिंग हो जाती है, पैरालिसिस हो जाती है, तो हमारे सारे कुछ ऑर्गन जो है उनकी क्रियाहीनता हो जाती है, क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है, तो वो स्टोर्ड फैट ही ऊर्जा के रूप में काम आती है और गंभीरता से बचा लेता है। तो मित्रों, ये महत्व है। हमें खाना चाहिए लेकिन हजम नहीं होता है, इसलिए तो 3 बातें हैं, बीमारी के 3 बातें नजर आती हैं जब एक नॉन इन्वेजिव, जिसे मोटापा कहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं कोलेस्ट्रॉल के रूप में लिपिड जमा हो जाता है आर्टरीज में, तो हार्ट अटैक होने के चांसेस हो जाते हैं, और एंजाइना पेन के चांसेस हो जाते हैं, और हार्ट ब्लॉक के, और उसके माध्यम से ब्रेन वगैरह में भी क्लॉट होने के चांसेस, हेमरेज होने के चांसेस होते हैं, और जिससे पैरालिसिस आती है। तो ओबेसिटी क्या है? एक तरीके से ना तो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन बताता है, ना इडिमेटस। ये 3 चीजें हैं। अगर हमारे फैट के अधिक हो जाने से, क्योंकि हमने नॉर्मल और लोअर लिमिट वैज्ञानिकों जो निर्धारित की है, फैट जरूरी है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, और किस चीज में कितनी फैट है ये भी जानना जरूरी है। ये भी आपको इस कॉलम में सब दिया हुआ, और आप जानते भी हैं, और नहीं तो घर की गृहिणी जो है वो सब जानती है, क्योंकि इसीलिए घर का भोजन सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे लाभदायक है। दूसरी चीज, इडिमा कैसे होता है? आपको स्वेलिंग है, मालूम चला कि पैर में स्वेलिंग आ गई, हाथ में स्वेलिंग हो, चेहरे में सूजन है, उसका कारण क्या है? कार्बोहाइड्रेट पदार्थों का मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे शरीर में मीठे पदार्थ भोजन के अंश होने चाहिए और 60% ऊर्जा उससे मिलती है, लेकिन डाइजेस्ट नहीं हुआ तो शुगर बन जाती है, डायबिटीज कहलाती है। और डायबिटीज किसे कहते हैं? कि जब हमारे सेल, अनहेल्दी सेल क्या हुए, जो सॉलिड की जगह ज्यादा मात्रा में फ्लूइड के रूप में बन जाते हैं, और आपने देखा होगा तो मोस्ट ऑफ द सेल पानी में परिवर्तित हो जाते हैं, फ्लूइड में। और शुगर के पहले लक्षण यह है शुगर की बीमारी के कि यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। आपको अचानक ये लगता है कि पानी हम जितना पहले पीते थे उतना ही पी रहे हैं। आज कौन सी ऐसी बात हो गई कि क्यों यूरिन की फ्रीक्वेंसी ऑल ऑफ ए सडन बढ़ गई? और हम जब अपनी जांच कराते हैं तो मालूम चला कि शुगर ब्लड में और यूरिन में शुगर बढ़ी हुई है, और फिर डायबिटीज का सिलसिला शुरू हो गया, और जिंदगी भर एक प्रक्रिया बन जाती है कि शुगर की दवाई खाओ और अपनी जान बचाओ, जान छोड़ाओ, और फिर शक्ति के धीरे धीरे कम होती जाती है, एनर्जी कम होती जाती है, तो सारे टिश्यू में स्टार्वेशन होता है। और वो हमारे शरीर के अंदर, मैं एक बात और गंभीरता से बताना चाह रहा हूं कि हमारे शरीर के अंदर एक निश्चित तापक्रम में, सभी चीज का तापक्रम एक निश्चित है, जैसे हमारे फ्लूइड का भी है एक निश्चित तापक्रम है। और आप एक आज से 25, 30, 40 साल पहले की बात सोचिए
कि जब फ्रिज नहीं थे तो रोज घड़े में पानी जो है भरा जाता था और उसे बदला जाता था। अगर 2 दिन तक वो स्टोर्ड वाटर होता था तो उसमें क्या होता था, माइक्रोब्स, आपको छोटे 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 नन्हे नन्हे कीड़े नजर आने लगते थे और वो टॉक्सिसिटी पैदा कर देते थे और बॉडी फ्लूइड्स के माध्यम से शरीर में, जिसे आज इन्फेक्शन कहते हैं। अब वो पानी जो है एक निश्चित टेम्परेचर में फ्रिज में रखा हुआ कम से कम मेंटेन्ड होता है और वो उसके अंदर लेकिन वो अन्य तरीके से बीमारी पैदा करता है, वो बात दिगर है। लेकिन हीट उसकी मेंटेन्ड होती है, उसका टेम्परेचर मेंटेन्ड हो जाता है, इसलिए वो बॉडी फ्लूइड हमें नुकसान नहीं करता एक तरीके से। ऐसे नहीं, क्योंकि उसके अंदर माइक्रोब्स नहीं आते। और इसका मतलब यह है कि हम नेचुरल तरीके से अगर हम टैप वाटर को डेली गर्मियों में घड़े में ठंडा करके पीते हैं तो हमारे लिए बहुत लाभदायक है। लेकिन 2, 3, 4 दिन का एक नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा हुआ पानी यद्यपि इन्फेक्शन तो नहीं पैदा करता, लेकिन वो हॉट एंड कोल्ड के माध्यम से शरीर के टिश्यू को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम को, और फिर उसके बाद सारी बीमारियां। मैं उन कारणों की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि हमें जानकारी होके कि शुगर क्या है और किस चीज से बच सकते हैं। क्या जिंदगी भर दवा खाने की आवश्यकता है? नहीं। और ये ट्रीटमेंट आज से ही आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जब शुगर की बात हुई है तो इसमें बोथ इंडेक्स फिंगर आप लोग नोट कर लीजिए। किसी भी तरीके की शुगर हो, बोथ इंडेक्स फिंगर, पित्त ज्वाइंट, टू 4 5 7 9 से डेट, बोथ इंडेक्स फिंगर, पित्त ज्वाइंट, 2 4 5 7 9 से डेट, 0 1 3 6 8 टोन। ये बीच में मैं आपको इसलिए सारी बातें बता रहा हूं कि आपको पहले दिन से ही ये एक ऐसी चीज आपके हाथ में आ गई कि इसके अंदर प्लाज्मा और ब्लड के, क्योंकि पित्त ज्वाइंट आप बहुत ज्यादा ना भी जाने तो ये जान जाइए कि ब्लड और प्लाज्मा में इसकी सीधी वर्किंग है। और ये केवल आपके शरीर में वाटर बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करता है और नॉर्मल कंडीशन में रखता है, तो शुगर भी नॉर्मल में रहती है। और शुगर नॉर्मल है तो बॉडी फ्लूइड्स जितना होना चाहिए उतना होगा, इन्फेक्टेड नहीं होगा, पैरों हाथों में सूजन नहीं आएगी, और धीरे धीरे लोग कहते हैं कि किडनी के कारण चारों तरफ सूजन आती है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि डायबिटीज नहीं तो बहुत रेयर चांस है कि किडनी के फेल्योर की तरफ आप जाए। अगर शुगर और किडनी फेल्योर नहीं तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आपका बैलेंस्ड है, तो एनर्जेटिक होंगे। और ये न्यूट्रिएंट जो है दोनों तरीके से आपके जितना भी नर्व है और नर्व के माध्यम से अगर वो शुगर और किडनी की फंक्शनिंग कंट्रोल्ड है, शुगर नॉर्मल है, तो आपकी डायबिटिक न्यूरोपैथी से बच जाएंगे। ये डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या है? आपके साइटिका पेन होता है, जोड़ों का दर्द होता है, और ऐसी चीजें कि जो कभी सर्वाइकल में, कभी गर्दन में, कभी कमर में, और कहीं भी, और फ्रोजन शोल्डर। आप कहेंगे कि जिनको शुगर नहीं है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या ये नहीं होता? हो सकता है, लेकिन 75-80% चांसेस अर्थराइटिस के हों, न्यूरोपैथी के हों, और यहां तक कि आंखों में भी रेटिनोपैथी आप जानते हैं। और बहुत से जिनको 10-20 साल से शुगर है तो उनके आंख पे भी असर आता है, और ब्रेन के हिस्से में भी, और मौका पाते ही कभी हार्ट की कंडीशंस भी निश्चित रूप से उस पर आधारित होती, क्योंकि होलिस्टिक है। 3 जोन है, अपर जोन जिसमें आप जानते हैं कि चेस्ट के ऑर्गन है, लंग्स और हार्ट, और बीच वाले में सारी चीजें हैं जिसमें किडनी, लीवर, गॉल ब्लैडर
स्टमक, स्प्लीन, पैंक्रियाज आदि, और नीचे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और गोनेट्स और निकास मार्ग है। तो 3 चीजें हमने बताई। अगर आपको जो है डायबिटिक न्यूरोपैथी है, उसका भी इलाज इसी से होगा। और आपके शरीर में न्यूट्रिशंस की कमी होने जा रही है भोजन के माध्यम से, क्योंकि अक्सर आप क्या करते हैं, शुगर डिक्लेयर होते ही सारे मीठे पदार्थ खाना बंद। तो 60% जो न्यूट्रिशन मिलता था, एनर्जी मिलती थी, उसमें से 50% तो वहीं खत्म हो गई। तो आपको कभी विटामिन लेने पड़ते हैं, कभी वाइटल्स लेने पड़ते हैं, और दुनिया भर की कोशिश के बाद भी मामला सफल नहीं होता। तो ये आपकी किडनी को भी प्रोटेक्ट करेगा, आपके नर्वस सिस्टम को भी प्रोटेक्ट करेगा, आपकी बॉडी के जो है वेलबींग और हेल्दी रहने का, क्योंकि जिंदगी भर दवा ना खानी पड़े और भोजन खाते रहें तो नेचुरल तरीके से आपको गॉड मेड एनर्जी मिलेगी। मैन मेड ये मेडिसिन, ये आपकी जितने भी वाइटल्स हैं जो केमिकल के माध्यम से बनाए गए हैं और हमारे शरीर को सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। लेकिन हमें जानकारी ये होनी चाहिए कि गॉड में सारी व्यवस्थाएं हैं और ये नेचुरोपैथी के माध्यम से आप उस चीज की तरफ कर सकते हैं कि जिसकी आप कल्पना सोच नहीं सकते। तो मित्रों, ये बात मैंने इसलिए बताई, आगे धीरे धीरे आपको बहुत सी ऐसी चीजें होंगी कि अगर आपको वाकई में ये सारी प्रॉब्लम हो गई, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गई, और अब देखिए ये इडिमा इससे हुआ। दूसरा क्या है कि इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, जैसे जोड़ों में अब आपके बहुत लंबे समय तक अगर डायबिटीज है तो किडनी में भी असर आएगा। किडनी में का काम क्या है कि टिश्यू को यानी ब्लड को, उसकी हेल्दी ब्लड बनाने के लिए उसमें जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसको फिल्टर करके और बाहर कर देना बॉडी फ्लूइड को। लेकिन वो जब किडनी पूरी तरीके से फंक्शन नहीं कर रही और लीवर के फंक्शन प्रॉपर नहीं है तो क्रेटिनिन और यूरिया आदि ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो कि अनवांटेड है और वो अधिक बनने लगते हैं, और बन गए तो यूरिन के माध्यम से बाहर नहीं निकल पाते। धीरे धीरे रिसाइकलिंग होके, रीअब्जॉर्ब होके वो किडनी को डैमेज करने लगते हैं। और तीसरी बात है यूरिक एसिड, जो कि इन सब चीजों से कनेक्टेड है। तो जॉइंट्स पे यूरेट्स जम जाते हैं और उसके माध्यम से इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस आ जाती हैं और लाली आपके जॉइंट्स पे आने लगती है और भयानक दर्द होने लगता है। तो दूसरी एक हमने बताया कि ओबेसिटी, दूसरा इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, और तीसरा है एडिमा, सूजन, स्वेलिंग। और आप अक्सर ये देखते हैं लोग, अगर आपको किसी तरह बीपी हाई हुआ या बीपी की कंडीशन हुई, चेंज हुई, लो या ब्लड प्रेशर, लो हाई ब्लड प्रेशर है, तो हार्ट इन्वॉल्व होने लगता है और हार्ट के की चेस्ट रीजन में पानी का रिटेंशन ना हो, इसलिए डायरेटिक मेडिसिन देके पानी बाहर निकाला जाता है। और जब किडनी का फंक्शन प्रॉपर नहीं होता तो 2 बातें अभी बताई गई थी कि फैट सॉल्युबल जितने भी विटामिन हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं और एब्जॉर्ब होके वो बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा जो है फैट वाटर सॉल्युबल क्या है, उसका फंक्शन देखिए कि वो पानी के अंदर घुलते हैं और फिर पानी के अंदर सारे टॉक्सिन्स मिला के शरीर से बाहर करते हैं। तो ये हुआ इंटरनल और एक्सटर्नल। आपने चाइनीज में 8 प्रिंसिपल सुनेंगे जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल। फैट सॉल्युबल यानी विटामिन ए, बी, डी, ई और के, ये फैट में घुलनशील होते हैं और हमारे रक्त में, हमारे टिश्यू में एब्जॉर्ब होके हमें शक्ति प्रोवाइड करते हैं। लेकिन फैट सॉल्युबल जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जो हम आगे B1, B2, B6 और नाइसिन और इन सबको बताएंगे, वो क्या करते हैं कि हमारे किडनी को
ओवरलोडेड ना हो, उनमें छानने की क्रिया को सब सारे जितनी गंदगी है उनको घोल के और यूरिन के साथ बाहर करते हैं। इसके लिए कंडीशन क्या है? किडनी का फंक्शन ठीक होना चाहिए। किडनी के फंक्शन के ठीक होने के लिए क्या होना चाहिए? लीवर का फंक्शन ठीक होना चाहिए। मेडिकल साइंस और वेस्टर्न साइंस बताती है कि लीवर के कम से कम 500 फंक्शंस और 1000 करीब करीब केमिकल्स को, बायोकेमिकल्स को अप्रोप्रिएट करते हैं। तो उतनी ही जितनी भी खराबियां होंगी, यानी लीवर सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि जितने प्रकार की एलर्जी है, एलर्जी का मतलब नॉन एक्सेप्टेंस, और जैसे कहना है कि मतलब डाइजेस्ट नहीं होना, और चाइनीज सिस्टम ने और डॉक्टर वॉल ने तो इंतहा कर दी। उन्होंने कहा लीवर का जो है सपोर्ट पेयर्ड ऑर्गन है गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर के मेरिडियन ब्रेन में है, और सारे ब्रेन की पूरी स्टडी करके और एक एक पार्ट यानी ब्रेन एक संचालक के रूप में गॉल ब्लैडर के द्वारा होता है। तो लीवर और गॉल ब्लैडर ये दोनों क्या करते हैं? शर्त यही हुई कि लीवर और गॉल ब्लैडर का फंक्शन प्रॉपर होना चाहिए। और ये बात होलिस्टिक सिस्टम ही बता सकता है, चाहे चाइनीज हो चाहे डॉक्टर वॉल हो, सब मिलाकर। तो एक एनर्जी देता है कि विटामिन ए, डी, ई के ये रक्त के पार्ट बनकर, और दूसरा जो है वाटर सोल्यूबल होकर पानी के अंदर सारी गंदगी को घोलकर बाहर निकालने का काम करते हैं। तो भी एनर्जी, अगर वो पड़े रह गए, रिसाइकलिंग होती रही, तो क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ने पे बार बार डायलिसिस करनी पड़ती है, एक माइनर सर्जरी होती है, पीरियोडिक होती है, साइक्लिक होती है, और फिर हमारे धीरे धीरे तीसरी पार्ट हीमोग्लोबिन कम होने लगता है, और तो इन्फ्लेमेशन, ओबेसिटी, और तीसरा है स्वेलिंग। लीवर के फंक्शन ठीक ना होने पे ओबेसिटी होती है, जिसमें हार्ट में यानी जोन 1 की बीमारियां आती हैं, और इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं वो जोन 2 की। आप जोन 2 का मतलब समझ जाइए, जिसमें जितने भी ज्वाइंट्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है, और आपके दिमाग में भी फितूर आता है। इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं, सहज भाव नहीं होता, आपके इमोशंस अफेक्टेड होते हैं, और कोई भी कंडीशन नॉर्मल नहीं होती। बात बात में गुस्सा आना, चिड़चिड़ाना, ये एक तरीके से अगर हम चल नहीं पा रहे हैं, जॉइंट हमारे इन्फ्लेम्ड हैं, माइग्रेन है, ब्रेन की टिश्यू जो है इन्फ्लेम्ड है, कारण कहां पर है? जोन 2 में, लिवर गॉल ब्लैडर में। तीसरी बात आप समझिए, आज की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इंटॉलरेंस। आज हमारे समाज की सबसे बड़ी जो है मेटाफिजिकल बीमारी हो गई इंटॉलरेंस। किसी को किसी की बात जो है सहन नहीं होती, बर्दाश्त नहीं होती, और यही बात ऑर्गन को भी है, ना चीनी हजम होती ना नमक। हमें जिस प्रकार से हमारे अपने बड़ों की और किसी की भी बात हजम नहीं होती, टॉलरेट नहीं होती, इसलिए हर जगह फ्रैक्चर्ड सोसाइटी है, विघटित है, होलिस्टिक नहीं। फ्रैक्चर का मतलब, और मैं जानबूझ के कह रहा हूं कि फ्रैक्चर्ड, ये नोमेनक्लेचर आपने सुना नहीं होगा, लेकिन लाखों में, हजारों में एक फ्रैक्चर्ड किडनी होगी, तो जो बोन के फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट है वही किडनी के मेरिडियन में, बहुत मिडिल के कप जॉइंट में, राइट में अगर किडनी तहस नहस है, फ्रैक्चर्ड है, कि मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन आपने सीटी एब्डोमेन कराया या अल्ट्रासाउंड कराया, तो बहुत रेयर, बहुत होशियार डॉक्टर उसमें लिखते हैं कि ये गंभीर बीमारी फ्रैक्चर्ड किडनी, कि किडनी का जो कंटूर है वो ऐसे लगता है जैसे टूटा फूटा है। अगर आपकी फोटो आपको जैसे हम देखने में सुंदर लग रहे हैं, मान लीजिए हम आप सब, अगर उसकी फोटो अंदर बताएगी तो टूटे फूटे हैं, चारों तरफ से टुकड़े टुकड़े हैं। इसलिए ये बेतुकी बात करते हैं, इनका काम ठीक नहीं है। ऊपर से ये अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छा चेहरा मोरा लिए हैं, लेकिन ऑल इज नॉट वेल। दैट स्पीक्स सो कि ऑल इज नॉट वेल।
और इसलिए वैज्ञानिक जितने भी उपकरण हैं वो सारे ये बताते हैं। लेकिन नेचुरोपैथी में हम लोग ये जान सकते हैं कि यूरिन कितना पानी पीना चाहिए, 3 लीटर, और 3 लीटर नहीं निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं किडनी में प्रॉब्लम है, और किडनी में प्रॉब्लम है तो निश्चित रूप से लीवर में है, तो लीवर में हो सकता है, तो फिर उसके बाद हार्ट और सारी चीज, फिर कोई कथा बाकी नहीं है, कोई भाग बाकी नहीं है। इसलिए मैंने जोड़ दे के आपसे बताया कि बोथ है ये पित्त ज्वाइंट में 2, 4, 5, 7। ये मैंने एक गंभीर मतलब क्रोनिक डायबिटीज के लिए भी बताया है, क्योंकि आपको स्टेजेस सारी डायबिटीज की किताब में मिल जाएगा, और किताब तैयार हो रही है डायबिटीज की, और सरस्वती में मिलेगा, आपको सारी मिलेंगी कि अनेक प्रकार से छोटे बड़े बड़े। और देखिए, किसी भी उपचार का मकसद क्या है कि जड़ से खत्म करना। जब हम जड़ को जानेंगे, चाहे वैज्ञानिकों ने अपने फिजियोलॉजी एनाटॉमी के माध्यम से बताया, या चाइनीज ने, या डॉक्टर वॉल ने, किसी ने भी बताया, हम उसे जड़ से जानेंगे। हम तो आपको बीमारी बनाना बता रहे हैं कि कैसे बनी। अगर हम बनाना सीख लिया तो हमें उसे ठीक करना भी आ जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है स्टेप 1 ये है। पहला स्टेप क्या है? खाना। दूसरा, खाने का तरीका सलीका क्या है? अनुशासन, कि सेंस ऑफ टाइमिंग, जैसे काल कहते हैं। रेगुलेशन, कि सुबह का नाश्ता जो है दोपहर का खाना शाम को, शाम का खाना रात को, डिनर मान लीजिए 12-1 बजे क्या, तो रिजल्ट क्या होगा? बीमारी। और बीमारी किस प्रकार की? छोटी मोटी रोज होगा तो सेंस ऑफ टाइमिंग का मतलब है आपका स्पाइनल एक्टिविटी, जोड़ों में दर्द होगी, ब्रेन में होगा, कुछ भी हो सकता है। मैं इसकी बात चर्चा करता ही रहूंगा, क्योंकि नेचुरोपैथी होलिस्टिक है, गॉड मेड है, और जितनी बातें हैं ये सारी की सारी। तो पहला हमारा स्टेप है खाना कैसा हो? घर का बना हो, और निश्चित रूप से घर की महिलाएं जानती हैं कि आपको कौन सा खाना हजम होता है। घर में 10 सदस्य हैं, तो डाइजेशन अगर हुआ तो फिर किडनी और लिवर सारी चीज ठीक होगी, सारे टिश्यू ठीक होंगे, और फिर आपका मेंटल स्टेटस भी ठीक होगा। स्टेटस कैसे ठीक होगा? कि बात बात में इरिटेट नहीं करेंगे, और धक्का परेड नहीं करेंगे, और यहां तक कि चिल्ला चिल्ली नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, और ऐसे में बहुत सी गलतियां होती हैं। तो इसका मतलब मेंटल स्टेटस भी ठीक रहेगा, मेटाफिजिकल तरीके भी, आपके इमोशंस कंट्रोल्ड होंगे। तीसरी बात क्या है कि सेंस ऑफ टाइमिंग, क्वालिटी हो गया। क्वांटिटी का मतलब यह है कि बहुत स्वाद लगा तो खाते चले जाओ, दूसरे खाएं या ना खाएं, और स्वाद नहीं लगा तो थोड़ा सा खा के उठ के चल दिए। तो क्वालिटी, क्वांटिटी, ट्राइपॉडिक। और तीसरा क्या है? सेंस ऑफ टाइमिंग। अगर खाने के नियमों का पालन किया तो आपके शरीर अपने आप नियम लयबद्ध तरीके से काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे, और हार्ट और लंग्स ठीक काम करेंगे, लिवर और किडनी सब ठीक काम करेंगे, और निकास पेशाब का ज्यादा होना या कम होना या नॉर्मल होना ये हमें मालूम होना चाहिए। फिर दर्द भी कम होगा, नहीं होगा, और जवानी में ही बुढ़ापा नहीं आ जाएगा, और बुढ़ापे में तो पता नहीं क्या होगा, जैसे कि चारपाई ही सबसे बड़ा शोध है। तो मित्रों, ऑल इन वन। तो आज मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि फैट सॉल्युबल और बॉडी फ्लूइड्स के सॉल्युबल, इसमें क्या जरूरत है, और किस प्रकार से है, किस प्रकार से बीमारियां, और हमारी शरीर की सारी कंडीशंस को, ब्लड प्रेशर को, पल्स को, आपकी इन्फ्लेमेशन के पेन को, या किसी भी तरीके की चीजों को। और सबसे महत्वपूर्ण है कि परिवर्तन, भोजन को जिस रूप में खाते हैं उससे परिवर्तन करके शक्ति के पुंज यानी सूक्ष्म कणों में परिवर्तन करना, पहले ब्रेकडाउन और फिर मिलाना, और शक्ति जो बनी
अगर 1 किलो भोजन में 2 किलो शक्ति नहीं दिखती, क्योंकि उसका पैमाना तो ही दूसरा है, आपके एक्टिविटी से दिखता है, आपकी ऊर्जा से दिखता है, और वो अव्यक्त है। दैट इज man-made but through the God. All activities are concentrated in the realm of the God. और God इसलिए होलिस्टिक है, और हम लोग भी मिलकर सब इस आंदोलन को निश्चित रूप से डायबिटीज जैसे, और कहेंगे 20 बीमारी का हम आपको उपचार बताते हैं। और यदि कलर से आप इसको यूज करना चाहते हैं तो भी हमने पीडीएफ आपको भेजे हुए हैं जो कलर थेरेपी में है, बोथ इंडेक्स फिंगर में। आपको 6 हॉरिजॉन्टल और 5th हॉरिजॉन्टल पे ऑरेंज कलर, और 4th पे येलो, और 3rd पे लाइट ब्लू कलर। आप नहीं समझे, बोथ इंडेक्स फिंगर के, यानी 6 हॉरिजॉन्टल का मतलब अपर जॉइंट, बस एक गोल ऑरेंज कलर की, और फिर उससे नीचे थोड़ी सी एक गोल गोल छल्ला रंग का स्केच पेन से ऑरेंज कलर का, यानी 2 ऑरेंज कलर, और तीसरा 4th हॉरिजॉन्टल पे येलो, और जो पित्त ज्वाइंट है जिसको हम 3rd हॉरिजॉन्टल के रूप में कहते हैं, वहां पे लाइट ब्लू। तो इससे सरल तो कुछ नहीं हो सकता, और आप नापते जाइए। और एक और मैं सरल बता दूं कि डॉक्टर वॉल ने बताया कि आप राइट पैर में स्प्लीन 4 या PN4 पर एक मटर का दाना, चना का दाना, या नहीं SP3 पे PN3 पे मटर का दाना, चने का दाना, या क्लस्टर मैग्नेट, या टोनिफिकेशन चक्रा मैग्नेट लगाएं, और आप ये इनिशियल लेवल पे कंट्रोल होगी, फिर शायद आपको दवा ना खानी पड़े। हमने जो बहुत इंडेक्स फिंगर पित्त ज्वाइंट बताया, ये क्रोनिक केस में है, जिनको 5 से 10 साल से शुगर है, उनमें कंट्रोल करेगा, और निश्चित रूप से आपको इससे बहुत बड़ा योगदान। तो मैंने आज आपको बताया कि यहां देखिए वाटर सोल्यूबल का हम शुरू करते हैं, उसमें लिखा हुआ है डिसॉल्व इन बॉडी फ्लूइड्स मोस्ट नॉट स्टोर्ड इन बॉडी। जितने भी बॉडी फ्लूइड हैं नॉट स्टोर्ड इन, अगर वो सही समय से निकलता रहा और गंदगी को बाहर लेके, तो क्या होगा कि सूजन नहीं आएगी। एक्सेस इनटेक एलिमिनेटेड इन यूरिन, यूरिन के रूप में बाहर वापस होना है, इसलिए एडिमा और स्वेलिंग नहीं होगी। अगर होगी तो आप उपचार कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बात बताती है कि कहां से बीमारी शुरू हुई और कहां दिख रही। पैर में बीमारी नहीं शुरू हुई, शुगर सूजन में पैर में और टखने में नहीं हुई। बीमारी तो हमारे भोजन के माध्यम से ब्लड या यूरिन की जांच करने पे पता चला। एक यूरिन मल है, और रक्त क्या है? ऊतक है, धातु है। धातु किसे कहते हैं? जो हमारे शरीर की शक्ति को धारणत्वात् धातु। अगर रक्त के अंदर ऊर्जा ही नहीं है, ताकत ही हमें नहीं मिल रही, तो धातु कैसे हुई? टिश्यू कैसे हुआ? वो तो पानी से भी बदतर हो जाएगा। और होता ही है, जिनका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, 4 है, 5 है, बन ही नहीं रहा, तो उन्हें कमजोरी भी है, थकान भी है, मेमोरी का लॉस भी है, और कभी हार्ट की बीमारी नजर आएगी, कभी कमर की आएगी, कभी गर्दन के, कभी जोड़ों की, क्योंकि रक्त ही ऐसा है, न्यूट्रिशन चारों तरफ घूम घूम कर पूरे बॉडी में देता है। दूसरा, नर्वस सिस्टम से निकलने वाला इंपल्स, दोनों अगर कहीं कमजोर हैं तो बहुत सी बीमारियां। आइए B1, जिसका मेडिकल फ्रेटर्निटी इसको थायमिन के रूप में जानती है, और आप ये देखें कि इसका है कि अगर ये हीट है हमारे शरीर में, अब आप देखिए
कि बॉडी के अंदर जब ज्यादा हीट हो जाती है, मैंने नॉर्मल से बात नहीं की है, जब नॉर्मल से अधिक हीट हो जाती है तो क्या होता है इसमें, दैट इज डिस्ट्रॉयड बाय हीट। और ये कहाँ मिलते हैं? होल ग्रेन प्रोडक्ट्स में मिलते हैं, मूंगफली के दानों में, लीवर में, इसमें, पोर्क में, एग्स में। अब देखिए इनका एक्शन देखिए क्या है। अगर हमें एक्शन मालूम हो जाएगा तो रिएक्शन, और फिर तीसरा फंक्शन। तीन बातें हैं ट्राइपॉडिक। इसे हम कभी, ये बहुत गंभीर बात है कि हर चीज का एक्शन हो और रिएक्शन। आप कहेंगे रिएक्शन भी जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। कैसे पता चला कि आपने काम किया? कैसे मालूम चला कि आपने कोई विटामिन लिया? अगर रिएक्शन नहीं आया, अगर किसी ने गाली दी तो क्या रिएक्शन होता है? खराब आता है। अगर किसी के अच्छे काम की तारीफ हो तो भी रिएक्शन आता है। एक में जो है गाली देने पे तू मैं होता है और उसका फंक्शन कमजोर हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। और दूसरे का, उसने कोई एक्शन किया और आपने उसकी पीठ ठोकी, तारीफ की, तो दुगना काम करेगा। तो तीन प्रकार की ट्राइपॉडिक हुई, एक्शन, रिएक्शन। रिएक्शन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और तीसरा है प्रतिफल, आउटपुट, फंक्शन जैसे कहते हैं। अगर हमें काम लेना सीखना है तो एक्शन के लिए खुद करके दिखाएं और लोगों को समझाएं और प्रमोट करें। जब कोई काम अच्छा करे तो उसकी पीठ ठोकिए, तो आउटपुट ज्यादा मिलेगा, फंक्शन ज्यादा मिलेगा। यही बात B1 की है। इसके हम एक्शन को जाने, ये कैसे काम करता है। ये हमारे सहयोगी के, बॉस का जो सहयोगी है वो को एंजाइम है। एंजाइम क्या है? ये इट एक्ट्स एज को एंजाइम फॉर मेनी डिफरेंट एंजाइम्स। आपने तमाम सुना होगा कि पैंक्रियाज जो है, इट इज नोन फॉर द एंजाइम्स। और एंजाइम्स क्या करते हैं? बॉडी के हॉट एंड कोल्ड को, कुछ हमारे एसिडिक और अल्कलाइन को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंजाइम्स, यानी पैंक्रियाज का रोल सिर्फ ये नहीं है कि इंसुलिन प्रोड्यूस करना, ये टॉलरेंस पैदा करता है। अगर हमें भले ही शुगर नहीं, अगर हम बहुत खाना सोच विचार के खाते हैं और बहुत ही क्वांटिटी क्वालिटी, फिर मोटापा क्यों हो रहा है? क्योंकि इंसुलिन टॉलरेंस बिगड़ी हुई है। पैंक्रियास का क्षमता जो है सहन करने की, ये एक नई टर्मिनोलॉजी है। और इसी तरीके से हमारे भाव विचार की टॉलरेंस भी खत्म हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिफिशियंसी और एक्सेस है। हॉट एंड कोल्ड इज डिस्टर्ब्ड। हमें फैट नहीं खाना चाहिए, इसलिए मालूम चला कि इंसुलिन, हमारा हीट बॉडी की कमजोर पड़ जाएगी। और ज्यादा खा लिया और सेडेंटरी लाइफ रही तो डिपॉजिट हो जाएगा, ओबेसिटी आ जाएगा। लोग कहेंगे डॉक्टर जाते ही कि आप अपने वेट कम कीजिए, नहीं तो आपको हार्ट डिजीज हो जाएगी, शुगर हो जाएगी, दुनिया भर की बातें। तो वी शुड नो कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ दीज कोएंजाइम्स फॉर मेनी डिफरेंट एंजाइम्स दैट ब्रेक कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स and are involved in the carbohydrate metabolism of pyruvic acid to carbon dioxide and H2O। अब आप देखिए, जब भी आपकी प्रॉपर फंक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड दो लोग निकालते हैं। आपने सुना होगा ब्रह्मांड से ऑक्सीजन लेने का काम कौन करता है? बिल्कुल ठीक बताया कि लंग्स करता है। और ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अब चाइनीज सिस्टम ने क्या बताया, जिसे हर आदमी को मानना पड़ेगा, कि लंग्स की पेयर्ड ऑर्गन क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन क्या काम करता है कि मल और मूत्र को, मूत्र यूरिनरी ब्लैडर और मल जो है बॉडी फ्लूइड को सॉलिड रूप में, स्टूल के रूप में बाहर करता है। दो छिद्र हैं आगे नीचे, एक यूरिन होल, दूसरा स्टूल होल, एक छोटा एक बड़ा। और जब स्टूल, हम मलद्वार से जब हमारा स्टूल पास होता है तो कुछ पटाखों की आवाज होती है, जिसे कहते हैं गैस पास होना, और वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो मित्रों, दो बात। तो यहां पर इस बात को, अगर विटामिन बी इज नॉट, आपका जो है डेफिशिएंट है, या आपके विटामिन, आपको मालूम ही नहीं विटामिन बी क्या होता है, B1 क्या है,
अरे B1 जो है हमारी GIT में और खास तौर से लार्ज इंटेस्टाइन में और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, वहां पे उसका एक्शन एज को एंजाइम के रूप में, और वो तमाम बॉडी के एंजाइम्स को अप्रोप्रिएट करती है और कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिन को यानी H2O जैसे पानी कहते हैं बाहर किया और कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर किया। क्या रिजल्ट में मिला? हेल्दी। अगर आपको गैस पास ना हो तो पेट में छल्ले की तरह घूमती रहेगी, डिस्टेंशन होगा, और जब उसका नेचर टॉक्सिक है तो बर्निंग पैदा करेगी। जहां आपको वीक पॉइंट्स मिले, आपको एनल कैनाल में मिला, एनएस में मिला, तो वहां जलन पैदा करेगा। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं, इनकी डिफिशियंसी से स्टूल का कलर भी बदल जाता है, डिनेचर्ड हो जाता है, डिकलर्ड हो जाता है, और फिर धीरे से कमजोरी आने लगती है। स्टूल में आपको कालापन आना ये एक संकेत देता है कि ऑल इज नॉट वेल। बस आपको बहुत ज्यादा मैं तो एक इसलिए बता रहा हूं कि इनको जानिए और पहचानिए और इनके महत्व को, और आप देखिए क्या क्या बीमारियां हो सकती है। Improper carbohydrate metabolism leads to buildup of the pyruvic acid and lactic acid and insufficient production of ATP। आप मोटी मोटी बात ये समझिए, कार्बोहाइड्रेट का मतलब मीठे पदार्थों का जज्ब होना, एब्जॉर्ब होना, और उससे ATP रूप में स्मॉलर पार्टिकल्स ग्लूकोगॉन के बाद जो ATP का न बनना, तो शरीर के सारे, जब ऊर्जा 60% ही नहीं बनेगी तो क्या होगा? कमजोरी। और ये परिवर्तन क्या लाता है? दैट इज द इम्बैलेंस इन द पाइवरिक एंड लैक्टिक एसिड। आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जितना तले भुने पदार्थ और स्पाइसी फूड आपको गैस पैदा करती है, उससे कम जो शुगर बिल्कुल साफ सुथरी सफेद केमिकलाइज शुगर, मैं गुड़ की बात नहीं कह रहा हूं, मैं शक्कर की बूरा की बात नहीं कह रहा हूं, जो भी केमिकलाइज, चाहे वो सॉल्ट है बड़ा बिल्कुल सफेद, तीनों पाल वाली सफेदी, और शुगर में ये निश्चित रूप से ये बात बताती है कि वो आपको टॉक्सिसिटी पैदा करती है। आप भूल जाइए कि लैक्टिक एसिड क्या है, इसकी आवश्यकता नहीं है जानने की, और पाइवरिक एसिड क्या है, लेकिन ये बात तो जरूर है कि इम्प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट metabolism leads to buildup of these two acids and abnormal in the abnormal condition, abnormal quantity, and with the result the insufficient production of the energy ATP। और हम भोजन किस लिए करते हैं? कि हमारा जो है प्रॉपर प्रोडक्शन ऑफ ATP यानी एनर्जी हो। अगर कम मिली तो फिर क्या हुआ? स्वाद के लिए थोड़ी खा रहे हैं। ऊर्जा और स्वाद दो बड़ी चीज हैं। स्वाद भी मिले और ऊर्जा भी मिले तो फिर सोने में सुहागा है, नहीं तो गड़बड़ है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? अब देखिए क्या क्या डिफिशियंसी। इट कैन लीड टू वेरी वेरी पार्शियल पैरालिसिस, जैसे पैरालिसिस कहते हैं, और GI ट्रैक का स्मूथ मसल्स में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है प्रॉपर नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन हुआ, कॉजिंग डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस। ये गंभीर बीमारियों के लिए पहला लोग अक्सर मेरे पास आते हैं कि हमें जो है 15 दिन पहले तक कुछ नहीं था, जांच कराई, दर्द था, और ऐसा हुआ कैंसर डिक्लेयर हो। अरे भाई, हम पूछते हैं कॉन्स्टिपेशन के, अरे वो तो सभी को होता है। अरे भाई बताओ तो, करें 15-20 याद करें हो, अरे बहुत दिनों से। अब बताइए, धीरे धीरे मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम हो, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम कम होती गई, और आपको मालूम ही नहीं कि अंदर अंदर डिजेनरेशन पैदा हो रहा है। क्यों पैदा हो रहा है ये भी नहीं मालूम, और आप सही बताने के लिए तैयार नहीं, और सब कह रहे हैं कि अचानक कैंसर हो गया। अरे भाई अचानक कैंसर, हमें डे टू डे का हिसाब किताब रखना है, जानना है, और प्रयास करना है कि हमें उस पर वर्क करें। तो मित्रों, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आप चाहे दवा से, चाहे आयुर्वेदिक चूर्ण से, चाहे पॉइंट से, या भोजन को ठीक करके
या आप अपनी नाभि को और अलाइनमेंट को ठीक करके, या भोजन के विटामिन वगैरह को ये ध्यान रख के कि हमें कौन सी चीजें, इसमें साफ साफ दिया हुआ है किससे और कैसे होता है। नॉट ओनली दिस, पैरालिसिस एंड एट्रोफी ऑफ द लिम्स। एट्रोफी का मतलब उसके अंदर क्षरण होना लिम्स में, ये महत्वपूर्ण बात है। पोलीन्यूराइटिस ड्यू टू डिजेनरेशन ऑफ माइलिन शीथ। अब आप देखेंगे कि हमारे शरीर में जितनी भी नर्व हैं वो इस तरीके से है जैसे पावर सप्लाई के लिए वायरिंग सिस्टम होता है हमारे घरों में। और आपके जब पहले खुले तारों की वायरिंग होती थी तो उसमें रबर की कोटिंग वाले कॉपर वायर अंदर होते थे और वो चारों तरफ फैलाए जाते थे और वायरिंग होती थी। उसे जो रबर की कोटिंग होती है उसे माइलिन शीथ कहते हैं। और यदि उसमें डिस्टरबेंस हुआ तो आप समझते हैं कि घर में पावर सप्लाई प्रॉपर नहीं तो ना कोई घर के गैजेट चलेंगे, ना बिजली, और वोल्टेज प्रॉपर नहीं होगा। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर अगर नर्व में इंपल्स जनरेट प्रॉपर नहीं हुआ, और इसके पीछे थायमिन यानी मिस्टर B1 हैं, तो न्यूराइटिस, और आपको जहां जहां नर्व में इन्फ्लेमेशन होगा उसे न्यूराइटिस अगर पैरों का है। इसलिए आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर को पिछले 20 साल से कुछ बातों के लिए जाना जाता है, न्यूरोजेनिक अर्थराइटिस। इसमें बहुत बड़ा विवाद हुआ डॉक्टरों के साथ, मेरा नहीं हुआ, स्वयं डॉक्टरों ने जिससे लाभ मिला था स्पाइनल कॉर्ड के उससे, और जाके अमेरिका में जब वो पेपर प्रेजेंट कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि स्पाइन के ट्रीटमेंट से हम अर्थराइटिस ठीक कर रहे हैं प्रयागराज में, और किसी को विश्वास नहीं हुआ। अब मेडिकल साइंस इस पर काम कर रही है, अरबों अरबों डॉलर इस पे खर्च हो रहे हैं। तो ये न्यूराइटिस और डिजेनरेशन ऑफ द माइलिन शीथ, impaired reflexes, impaired sense of touch, यानी जब हमारी त्वचा में सुन्नपन आता है तो impaired sense of touch कहलाता है। आपको कहीं छू रहे हैं तो पता ही नहीं चल रहा। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, हाथ से कभी शैल चतुर्वेदी जी का आपने नाम सुना होगा। आज से 18-20 साल पहले वो आए थे प्रयागराज में एक होली कवि सम्मेलन में, और वो मेरे घर भी आए थे, क्योंकि लोग लेके आए थे आपका, उन्हें इंसुलिन डिपेंडेंट शुगर थी और न्यूरोपैथी थी। वो डंडे से और सपोर्ट से चलते थे बैसाखी से। उनको भोपाल में बाद में ये मैंने उनको देखते ही बताया कि आपका ऐसा संभव है कि जनवरी बॉर्न है। तो वो जहां 5 मिनट के लिए आए थे, घंटों बैठे रहे, और बाद में ये न्यूराइटिस और शुगर की वजह से वो ट्रीटमेंट तो नहीं कर पाए, लेकिन अभिभूत थे। और एक दिन क्या हुआ कि कैंप फायर में भोपाल या मध्य प्रदेश में कहीं थे, रात भर बैठे हुए थे, आग जलाई या जली हुई थी, ताप रहे थे, और उनका पैर जल गया पूरा, उन्हें पता भी नहीं चला। इसे कहते हैं, ये जो बात हम बता रहे हैं, इम्पेयर्ड सेंस ऑफ टच। कारण शुगर थी, शुगर ब्लड में थी, और ब्लड की ताकत इतनी क्षीण हो चुकी थी कि जितने टिश्यू यानी मसल्स और स्किन भी बेजान हो गई थी, और पता ही नहीं चला। लोगों ने बताया, जब देखा कि सब जल के पूरा राख सा हो गया, और फिर इलाज, क्योंकि वो सोच रहे थे सर्दी बहुत है, सब लोग आग ताप रहे हैं, उनकी बातों में, उनकी कविताओं में, उनके हंसगुल्लों में लोग मस्त थे। ये मुझे बाद में मालूम चला, बड़ा दुख हुआ। और ऐसे इसे कहते हैं, और कुछ के अंदर ही अंदर सड़न हो जाती है। मैं ये भी बताना चाहता हूं, शुगर के कारण एक्सेस बॉडी के अंदर वाटर बना, और वाटर का टेम्परेचर जब एबनॉर्मल हुआ तो सड़न, जिसे डायबिटिक अल्सर कहते हैं। बहुत से ऐसे हैं जिनका आपने सुना होगा कि लंबे समय तक डायबिटीज होने के कारण उनका डायबिटिक अल्सर हुआ पैर में, और पैर काट दिया गया। ये अभी हम लोगों ने कुछ डायबिटिक फ्रैक्चर देखा, और एक पुणे के पेशेंट को जिनकी सर्जरी थी 7 दिन के अंदर, ये कैप्सूल कोर्स में जो हम लोग
रीजनल डायग्नोसिस बताते हैं कि पैर के टुकड़े करके, काटने के लिए नहीं, कि किस जगह पे कहाँ पे दिक्कत हुई है उसका ट्रीटमेंट सीधे सीधे कर दें। और इसे कहते हैं इम्पेयर्ड, जैसे हमारे हाथ आगे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, हम उठाना चाहते हैं, उठ नहीं रहे, मुड़ना नहीं चाहता, इम्पेयर्ड रिफ्लेक्सेस कहलाता है। सेंस ऑफ टच एंड स्टंटेड ग्रोथ इन चिल्ड्रन एंड पुअर एपेटाइट। और ग्रोथ अरेस्ट हो जाती है बच्चों में अगर टाइप 1 शुगर इंसुलिन बेस्ड हो जाती है, जैसे लोग कहते हैं कैरियर है और जेनेटिक है, लेकिन वो मैंने पिछली बार भी बताया था। और उसके बाद उनकी ग्रोथ स्टंटेड, अरेस्टेड हो जाती है, रुक जाती है, और पुअर एपिटाइट हो जाती है। आज इतना ही हो पाया, लेकिन ये बात मैं बताना चाहता हूं, ये महत्व विटामिन का नहीं है, किस प्रकार से होलिस्टिक बीमारी के आपके भोजन के माध्यम से न्यूट्रिएंट की डिफिशिएंसी के कारण और प्रॉपर ना होने के कारण क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसी तरीके से B2, जिसको राइबोफ्लेविन कहते हैं, ये सप्लाइड बाय बैक्टीरिया। देखिए बड़ी अच्छा, इसका ट्रीटमेंट B1 का नोट कर लीजिए, वो देने हैं, और वो कागज भी पूछ लेना, नहीं जाने दो। हाँ, तो मैं ये बताना चाह रहा था, B1 का ट्रीटमेंट नोट कर लीजिए। बोथ IF 5th वर्टिकल अपोजिट फ्लो, both IF index finger 5th vertical opposite flow। हाँ अच्छा ठीक, हाँ 4-5 sedate 3-6 tone, LI4 SI4 ST42 पे टोनिफिकेशन यानी व्हाइट बॉल मैग्नेट, LI4 SI4 ST42 और LI7 SI6 ST34 पे येलो। आपको आज से 20 वर्षों पहले परम सूक्ष्म अभिनव में पूरे GIT में उसकी सफाई के लिए कि माइक्रोब्स ना हो, वायरस ना हो, फंगस ना हो, बैक्टीरिया ना हो, और जितने हो यूजफुल हैं उतने होने चाहिए, बैलेंस करने के लिए इसे सुजोग और सारे सिस्टम से मिला के चाइनीज इसे लाइटनेस डार्कनेस LI4 SI4 ST42 ये व्हाइट और LI7 SI6 ST34। आज लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि 20 वर्षों पहले जो इन ट्रीटमेंट से जोड़ों के दर्द में और कमर के दर्द में, सिर दर्द में, बहुत सी चीजों में, और इससे अस्थमा कंट्रोल हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर रुक नहीं पाई और बॉडी के अंदर जगह जगह सूजन और कालापन आना, ये भी एक अच्छी ऑक्सीजन की कमी, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जब रिटेन्ड हो जाती है टिश्यू में, तो इनको नष्ट करने के लिए ये ट्रीटमेंट। तो आज हम लोग बस यही, और कुछ अनेक प्रकार की सूचनाओं के लिए मैं हैंड ओवर करता हूं प्रोफेसर अनिल सिंह को, वो कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताना चाहते हैं। ओवर टू मिस्टर अनिल सिंह। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अद्भुत लेक्चर के लिए। और ये विटामिन्स पर आधारित यह सीरीज लेक्चर्स की है, जो आप सभी ने आज देखा कि किस तरह से विटामिन्स का इम्पोर्टेंट रोल सभी के लिए है। और आप सबके लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं कि अभी 12 और 13 जून को करस्पॉन्डेंस कोर्स की एग्जाम कंडक्ट होने जा रही है। आप सभी उसके लिए प्रिपेयर रहें। और 12 को 2 पेपर होंगे, 13 तारीख को तीसरा पेपर आयुर्वेद का, और वाइवा और प्रैक्टिकल्स होंगे। जो भी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं वे रेडी रहें समय से। सबकी सूचना आपके कोऑर्डिनेटर के माध्यम से और आपको डायरेक्ट भी पहुंच गई है। और कैंपस कोर्स संस्थान जो चलाता है उसका अगले सप्ताह में एग्जाम होगा 19 और 20
जून को ही। और इन दोनों ही कोर्सेज में इस सेशन में भी संस्थान के द्वारा फीस की वृद्धि नहीं है। जो कम की गई थी फीस, यानी 7,000 फी रहेगी। पहले यह फी 8,000 होती थी मार्च से पहले पिछले साल, और ये लॉकडाउन में संस्थान ने फीस कम की है, यानी एक सेमेस्टर की फीस 7,000 होती है, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है। इसमें सर्टिफिकेशन शामिल है, एग्जामिनेशन शामिल है और स्टडी शामिल है। तो जुलाई से दिसंबर बैच के लिए एडमिशन प्रारंभ हो गया है। आप एडमिशन ले सकते हैं करस्पॉन्डेंस कोर्स में। और कैंपस कोर्स में भी, चूंकि अभी लॉकडाउन का लगभग समय है तो कैंपस अभी चल नहीं रहा है, लेकिन वो सारा कैंपस कोर्स 400 घंटे का पिछले मार्च 2020 से और तीनों सेमेस्टर्स अभी चले हैं ऑनलाइन मोड पे, और उनका एग्जाम अभी इसी जून महीने में होने जा रहा है। जुलाई से दिसंबर के लिए उसमें एडमिशन प्रारंभ है, और इसके लिए भी फी कम कर दी गई है, यानी 20,000 रुपीज फी है, और 30 जून तक एडमिशन होने वाला है। जिनको भी कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल स्टडी करनी है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। जुलाई के महीने में 11 और 12 जुलाई को बेसिक ट्रेनिंग आयुर्वेद पे आधारित होगी, और 24 और 25 जुलाई को ब्रेन और स्पाइन डिसऑर्डर्स पे कैप्सूल कोर्स स्पेशल होगा। जैसे पिछले 6 महीने से स्पेशल कैप्सूल कोर्स एक एक टॉपिक पे होता है, ऐसे ही। और कुछ पुस्तक परिचय पिछले बुधवार से श्रृंखला शुरू किया था। ये 4 किताबें पॉकेट बुक्स हैं, छोटी, जो आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी हैं, संस्थान के द्वारा प्रकाशित। जिसमें सबसे पहले है चिल्ड्रन हेल्थ गाइड। इसमें छोटे बच्चों का इलाज कलरफुल और डायग्राम बना करके इस तरह से देखिए दिया हुआ है कि बच्चों का पेट दुखे या गैस बनती है या उनको सर्दी जुकाम छींक है तो उसका हम कलर लगा के किस तरह से उपचार करें, इसमें दिया हुआ है। और इसके बाद यूथ हेल्थ गाइड, जैसे थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसका ट्रीटमेंट इसमें दिया है। और उसके बाद सीनियर सिटीजन्स हेल्थ गाइड, इसमें सीनियर सिटीजन्स के 45 अप की जो भी बीमारियां होती हैं, ये देखिए इस तरह से इतना सरल रूप में बनाया है कि कोलेस्ट्रॉल है तो कोलेस्ट्रॉल के लिए प्रोटोकॉल भी लिखा है, और कहाँ कलर या मेथी लगाएंगे वह भी ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। सेम टाइम कॉन्स्टिपेशन, गैस और एसिडिटी, यह बहुत इफेक्टिव प्रोटोकॉल, कलर लगा के कहाँ कैसे कर सकते हैं। वो लोकेशन, तो 50 से अधिक बीमारियों का उपचार लोकेशन के साथ एक पेज पे एक बीमारी दे रखी है। और चौथी है दिव्य एक्यूप्रेशर भव्य कुंभ, जो आदरणीय अग्रवाल सर ने जो 2019 में महाकुंभ लगा था उसमें प्रत्येक दिन एक एक ट्रीटमेंट भेजते थे सर, तो वो सारा कुछ इसमें शामिल किया गया है। और क्रॉनिक आर्थराइटिस, इस तरह से आप देख सकते हैं कि डायग्राम, इधर प्रोटोकॉल लिखा है, जो आप ट्रेनिंग लिए हैं तो समझ पाएंगे, जो ट्रेनिंग नहीं लिए हैं वो ये डायग्राम देख करके उपयोग कर सकते हैं। तो ये चारों किताबें सबके पास होनी चाहिए आपके रेफरेंस के लिए। तो आज आप सभी जुड़े इस बुधवार की क्लास में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले बुधवार फिर मिलेंगे, आप सभी को